चैप्टर 5 टेबल त्रिजल की जबरदस्ती। अब आगे। गेट नॉक होने की आवाज से नील और अध्या दोनों गेट की तरफ देखने लगे। अध्या ना समझी में बोली, नील क्या तुमने कुछ ऑर्डर किया था? नील ने कुछ सोचा और बोला, ओह हाँ, मैंने पंछी के लिए चॉकलेट केक ऑर्डर किया था। शायद वही आया होगा। ये सुन, अध्या ने नील को डांटते हुए कहा, नील तुम क्यों पंछी को इतना ज्यादा बिगाड़ रहे हो? वो दिन पर दिन बहुत जिद्दी होती चली जा रही है, तुम उसे इतना सिर पर मत बिठाओ। तुमने उसकी आदतें बिगाड़ के रख दी है। नील मुस्कुराते हुए गेट की तरफ बढ़ा और बोला, वो तुम्हारी बेटी के साथ साथ मेरी बेटी भी है। भले ही मैं पंछी का बायोलॉजिकल फादर नहीं हूँ, लेकिन मैं उसे सगे बाप से भी बढ़कर प्यार करता हूँ और उसके लिए ये सब कुछ करके मुझे खुशी मिलती है। जब वो कल सुबह उठेगी, तब मैं उसे खिला दूंगा। तुम हम दोनों के बीच मत आओ। अध्या ने नील को घूरा और फिर अपना सिर हिला दिया। नील ने गेट खोला तो इस वक्त नौकर अपने हाथों में केक का बॉक्स लिए खड़ा था। नील ने उससे केक बॉक्स को लिया और नौकर को टिप दिया। नौकर मुस्कुराते वहां से चला गया। नील ने केक को टेबल पर रख दिया और बोला, अध्या रात काफी हो गई है, तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए। वैसे भी कल तुम्हें अपने क्लाइंट से भी मिलने जाना है। अध्या ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम सही कह रहे हो। इन सबके की वजह से मैं अपना पैशन तो भूल ही चुकी थी। मैं कल अपने काम में लेट नहीं होना चाहती। वैसे भी मैं यहाँ काफी वक्त रुकने वाली हूँ तो मुझे काम करना पड़ेगा। नील ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और दूसरे रूम में चला गया। अध्या बेड पर पंछी के पास आई। अध्या ने प्यार से पंछी को अपने सीने से लगा लिया। छोटी सी पंछी अपनी मम्मा के सीने में छुप गई। अध्या ने प्यार से उसके सिर को सहलाया और अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने उस भयानक रात की झलक आई। अध्या ने चौंकते हुए अपनी आंखें खोली और बोली, उस रात को बीते पूरे 3 साल हो गए, लेकिन आज भी मैं उस दर्द भरी रात को भूला नहीं पाई हूँ। वो इंसान जो कोई भी था, आज भी उसका जिक्र मेरे जहन से मिट नहीं पाया। सालों पहले पंछी की वजह से मैंने उस इंसान को ढूंढना छोड़ दिया था, क्योंकि उस वक्त पंछी मेरे पेट में थी और मैं उसको लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। लेकिन अब मैं वापस आ चुकी हूँ तो मैं उस इंसान का भी पता लगाऊंगी और ये काम मुझे कल से शुरू करना होगा। अध्या ने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह एक सुनसान सड़क पर कई सारी कार्स एक कतार में तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी। सबसे आगे वाली कार के अंदर इस वक्त माहौल बेहद गर्म था। एक इंसान ब्लैक बिजनेस सूट में बैठा फोन पर किसी से सख्त आवाज में बात कर रहा था। ड्राइवर के माथे पर पसीने थे। वही असिस्टेंट भी चुपचाप बैठा हुआ था। उस शख्स की सिल्वर आइस एक टक बाहर की ओर घूर रही थी और उसके पतले होंठ आपस में भिंचे हुए थे। कॉल पर किसी ने कहा, बॉस हम उनके बारे में पता लगा रहे हैं, जल्द ही आपको इससे जुड़ी न्यूज़ दे देंगे, हमें आखिरी मौका दे दीजिए। उस इंसान ने अपने दांत पीसते हुए जवाब दिया, ये आखिरी मौका है जो मैं तुम सबको दे रहा हूँ। अगर इस बार तुमने उसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन लाकर नहीं दी तो याद रहे, I'll destroy all of you, got it? ये कह उस इंसान ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। उसी वक्त ड्राइवर ने कार पर ब्रेक लगा दिया। उस इंसान ने अपनी खूंखार नजरों से ड्राइवर को घूरा। ड्राइवर ने हड़बड़ाते हुए कहा, सर सॉरी बॉस, पर हमारे रास्ते में कोई आ गया है। उस इंसान ने अपनी कोल्ड आवाज में कहा, अगर कोई रास्ते में आया है तो उसे कार के नीचे कुचल दो, लेकिन मुझे टाइम पर ऑफिस पहुंचना है। अगर मैं थोड़ा भी लेट हुआ तो उसकी सजा तुम भुगतोगे। ड्राइवर हक्का बक्का रह गया। असिस्टेंट सामने की ओर देखते हुए बोला, बॉस मुझे लगता है ये सब जानबूझकर हमारे रास्ते में आए हैं। उस इंसान ने सामने की ओर घूरा तो वहां इस वक्त जीप में कुछ लोग अपने हाथों में गन और हॉकी स्टिक लिए बैठे हुए थे। उन्हें देख उस इंसान के चेहरे पर टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई और बोला, मैंने सोचा था कि अब मैं अपने हाथ किसी के खून से नहीं रंगूंगा, लेकिन शायद ये लोग मेरे हाथों से मरने के लिए ही मरे जा रहे हैं। असिस्टेंट ने जल्दी से कहा, बॉस आप उनकी फिक्र मत करिए, गार्ड उन्हें संभाल लेंगे, हम दूसरे रास्ते से ऑफिस चलते हैं। जिसके जवाब में उस इंसान ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाली और कार से बाहर निकलते हुए बोला, त्रिजल राजपूत ने कभी अपना रास्ता बदलना नहीं सीखा, बल्कि रास्ते में आए कांटों को उखाड़ फेंकना सीखा है। ये सुन असिस्टेंट परेशान हो गया। त्रिजल कोल्ड ऑरे के साथ उन सभी की तरफ बढ़ गया। गार्ड्स पीछे आने लगे लेकिन त्रिजल ने अपना हाथ दिखाकर उन्हें रोक दिया। गार्ड्स अपनी जगह रुक गए। ये देख असिस्टेंट जल्दी से बाहर निकला और खुद से बोला, ओ गॉड बॉस अकेले उन सब से क्यों लड़ने चले गए? अगर ये बात बड़े बॉस को पता चली तो वो हम सब की जान ले लेंगे। उन्होंने इसीलिए तो बॉस के पीछे गार्ड लगा रखे हैं, क्योंकि बॉस के ऊपर आए दिन कोई ना कोई हमला होता रहता है।
इस बारे में मुझे बड़े बॉस को इन्फॉर्म करना होगा। ये कहते हुए असिस्टेंट जल्दी से अपने बड़े बॉस को कॉल डायल करने चला गया। त्रिजल अपने तेज कदमों के साथ उन सभी की तरफ बढ़ा। वही वो गुंडे त्रिजल को अकेले आता देख जोर जोर से हंसने लगे और त्रिजल के आसपास आकर खड़े हो गए। त्रिजल उन सबको देख बोरिंग वे में बोला, क्या तुम सबको इतनी जल्दी है ऊपर जाने की? क्या तुम सब अपनी जिंदगी से बोर हो चुके हो? ये कहते हुए त्रिजल ने अपनी पैनी निगाहों से सबकी तरफ देखा। त्रिजल की ऐसी बातें सुनकर एक गुंडा सरकास्टिक अंदाज में ऊंची आवाज करके बोला, कटने से पहले मुर्गा कुछ ज्यादा ही फड़फड़ाता है। बेटा, तुम्हें मारने के लिए हमें पैसे दिए गए हैं तो हमारी फिक्र तुम मत करो, हम यहाँ से तुम्हें मारकर ही जाने वाले हैं, ना कि मरकर। इसी के साथ सभी गुंडे जोर जोर से हंसने लगे। त्रिजल भी शैतानी ढंग से हंसते हुए बोला, ग्रेट, पहली बार मरने वाले के मुंह से मारने वाली बात सुन रहा हूँ। गुंडों की हंसी गायब हो गई कि एक निहत्था लड़का, जिसने अपने गार्ड्स को भी आगे बढ़ने से रोक दिया, वो ऐसी डेरिंग बातें कर रहा था। सारे गुंडे गुस्से में एक साथ त्रिजल की तरफ बढ़े, लेकिन दूसरे ही पल त्रिजल ने अपने पॉकेट से एक स्मॉल गन निकाली और उसे लोड कर उन सभी के ऊपर धुआंधार फायरिंग शुरू कर दी। किसी के हाथ घायल हुए तो किसी के पैर घायल हुए तो किसी के सीने पर गोली आर पार हुई। गुंडों को यह अंदाजा नहीं था कि त्रिजल के पास गन हो सकती थी। कुछ गुंडे हाथापाई पर आ गए। त्रिजल ने अपने पैर को मूव करते हुए उन्हें एक जोर का पंच दिया। वो गुंडा सीधे जमीन पर जा गिरा। दूसरे पल त्रिजल ने उसके सर पर गोली आर पार कर दी। उसको इस तरह मारते देख कुछ गुंडे बहुत ज्यादा घबरा गए और डर कर वहां से भाग निकले। वही उनका मेन गुंडा गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, कहाँ जा रहे हो तुम सब के सब? तुम सभी डरपोक निकले, मारो इसे मारने के लिए हमने पैसे लिए हैं। त्रिजल उस गुंडे के पास बढ़ा और अपने लेदर शूज से उस गुंडे के सीने पर मसलते हुए बोला, जिस कुत्ते ने तुझे त्रिजल राजपूत को मारने के लिए भेजा है, उसे जाकर कह देना कि त्रिजल राजपूत कोई मामूली चीज नहीं है जिसे कोई भी एरागेरा आकर छू सके, मारना तो दूर की बात है, कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। ये कह त्रिजल ने अपने शूज को कसकर उस इंसान के सीने पर मसला तो उस इंसान की चीख पूरे सुनसान सड़क में गूंज गई। त्रिजल ने एक लात उस इंसान के कमर पर मारी और वो इंसान घसीटते हुए दूर जाकर गिरा। त्रिजल की शर्ट पर खून के छींटे आ गए, लेकिन त्रिजल के चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आए। वो वापस अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वहीं असिस्टेंट जल्दी से कार में आया और घबराते हुए बोला, बॉस, आपको खुद से उनसे जाकर नहीं लड़ना चाहिए था। बड़े बॉस ने आपको मना किया था। मुझे लगता है कि आपने आज जो किया वो सही नहीं किया। त्रिजल बैक सीट पर बैठते हुए अपनी कोल्ड आवाज में बोला, मुझे मत सिखाओ कि मैंने क्या सही किया और क्या गलत किया। बस इन सभी की लाश ठिकाने लगा दो। उसने अपने पॉकेट से रुमाल निकाला और अपने कोट पर खून की छींटों को साफ करने लगा। असिस्टेंट ने अपना सिर फिर ना चाहते हुए भी हमें हिला दिया और ड्राइवर ने तुरंत कार वहां से आगे के लिए मोड़ दिया। इधर होटल रूम में अध्या सुबह सुबह फ्रेश होकर पंछी को रेडी कर रही थी। अध्या ने पंछी के कल बालों की 2 छोटी सी ब्रीड बनाई थी। पंछी पिंक कलर की फ्रॉक में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। वो इस वक्त अपने बाबी डॉल के साथ खेल रही थी। अध्या ने नील से कहा, नील, हमें अपार्टमेंट देखने चलना चाहिए क्योंकि हमें वहां जल्द से जल्द शिफ्ट होना है। इसके जवाब में नील ने पंछी को अपनी गोद में उठाते हुए कहा, चलो हम निकलते हैं। पंछी एक्साइटेड होकर नील के गालों पर किस करते हुए बोली, अरे, अब हम अपना न्यू होम देखने जा रहे हैं। अध्या मुस्कुराए और फिर नील के साथ वहां से अपार्टमेंट देखने के लिए निकल गई। दूसरी तरफ वर्ल्ड वाइड कंपनी की आसमान छूती बिल्डिंग के आगे कई सारी कार्स कतार में रुकी। गार्ड्स ने तुरंत एक कार का गेट ओपन किया और त्रिजल अपने कोट की बटन लगाते हुए बाहर निकला और अपने तेज कदमों से ऑफिस बिल्डिंग के अंदर बढ़ गया। सीईओ केबिन टॉप फ्लोर पर था। त्रिजल अपने केबिन में आया और अपनी फियोनिक्स चेयर पर लीन होकर बैठ गया। असिस्टेंट ने त्रिजल को कॉफी दी और बोला, बॉस, आज आपकी 3 मीटिंग है और फिर आपको डिजाइनर भी सेलेक्ट करना होगा जो हमारे समर कलेक्शन के लिए नई डिजाइन बनाएगी। त्रिजल कॉफी का सिप लेते हुए बिना एक्सप्रेशन बोला, जितने भी फैशन डिजाइनर समर कलेक्शन के लिए सिलेक्ट हुए हैं उनका रिज्यूम मुझे ला कर दो। ये सुन असिस्टेंट ने तुरंत अपना सिर हिलाते हुए कहा, ऑलराइट बॉस। असिस्टेंट वहां से चला गया। तभी त्रिजल का फोन रिंग हुआ। कॉल पर शो हो रहे नाम को देखकर त्रिजल के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस हो गए। वो कुछ देर तक उसी तरह कॉल को घूरता रहा और फिर आखिर में उसने कॉल पिक किया। उधर से किसी बूढ़े आदमी की कड़क आवाज आई, त्रिजल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने आज फिर से उन गुंडों से मारपीट की है। मैंने गार्ड्स देखने के लिए तुम्हारे पीछे नहीं लगाए हैं। तुम क्यों अपनी जान को खतरे में डालते हो?
तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे आसपास दुश्मन बढ़ गए हैं। तुम्हें खुद का ध्यान रखना चाहिए। त्रिजल चेयर पर लीन होते हुए बोला, दादू मैं कोई 3 साल का बच्चा नहीं हूँ जिसे आप ऐसी बातें समझा रहे हैं। मुझे पता है कि मुझे अपने दुश्मनों के साथ कैसे डील करना है, इसलिए आप मेरी फिक्र करना छोड़ दीजिए। इसके जवाब में कृपाल राजपूत ने कहा, त्रिजल, दादा हूँ तुम्हारा। मुझे तुम्हारी फिक्र मरते दम तक रहेगी और हाँ, तुम्हारी सगाई की डेट फिक्स हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी शादी पर भी थोड़ा ध्यान दो। सगाई का जिक्र सुन त्रिजल के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। उसने अपने दांत भींचते हुए कहा, दादू क्या आपने मुझे यही न्यूज़ देने के लिए कॉल किया था, या फिर आपको कोई और भी इम्पोर्टेंट बात करनी है? कृपाल ने जवाब दिया, बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो रहे हो? आखिर तुम्हें सगाई और शादी करनी है, और तुम्हारी दादी चाहती है कि जल्द ही तुम्हारी शादी हो जाए, इसलिए उन्होंने पंडित जी से सगाई का मुहूर्त निकलवा लिया है। 3 दिन बाद तुम्हारी सगाई होगी और फिर उसके 1 हफ्ते बाद तुम्हारी शादी है। तुम आजकल ऑफिस में काम की वजह से घर नहीं आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर रहा हूँ और आज तुम ऑफिस से सीधा घर आओगे। ऐसा तुम्हारी दादी चाहती है और मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी दादी को ना कहोगे। ये सुन त्रिजल ने ठंडी आवाज में कहा, दादू मैं घर आने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं जरूर आऊंगा, इसकी उम्मीद मत रखना। ये कह उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और आंखें बंद करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, एक बार तुम मेरे सामने आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि त्रिजल राजपूत के साथ गेम खेलने का असली अंजाम क्या होता है। त्रिजल ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखें काफी डरावनी लग रही थी। इस बीच अध्या नील के साथ अपार्टमेंट देख रही थी और उसने एक अपार्टमेंट पसंद कर लिया था, जहां इस वक्त पंछी खुशी से इधर से उधर भाग रही थी। नील ब्रोकर से बात कर रहा था। अध्या नील के साथ थी। तभी ब्रोकर ने अध्या और नील से कहा, सभी फॉर्मेलिटीज हम पूरी कर देंगे, आप बस ऑफिस आकर रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा मैडम के नाम पर और फिर ये घर आपका। ब्रोकर की बात सुन अध्या ने पंछी से प्यार से कहा, बेबी अब से ये घर बहुत जल्द तुम्हारा होगा। नाउ यू आर हैप्पी। ये सुन पंछी प्यार से अध्या के सीने से लगते हुए बोली, यस मम्मा, पंछी इज वेरी हैप्पी। नील ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो फिर इसी बात पे हम आज बाहर किसी रेस्टोरेंट में खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे। पंछी खुशी के साथ तुतलाते हुए बोली, ये पी, हम आज बाहर पलटी करेंगे और पंछी को उसकी फेवरेट आइसक्रीम भी खानी है। पर नील अंकल आप मम्मा से कहिए, वो मुझे रोकेंगे नहीं। नील और पंछी दोनों ने अध्या की तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाया तो अध्या ने भी हाँ में सिर हिलाकर परमिशन दे दी। पंछी ये देख बहुत खुश हो गई। अध्या उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही थी। नील ने उसका बहुत साथ दिया था। अध्या नील को देखते हुए मन ही मन बोली, सच में अगर मेरे पास नील जैसा दोस्त ना होता तो पता नहीं आज मेरा क्या होता। मैं शायद ही अपने अतीत से कभी उभर पाती। नील मेरे लिए ब्लेसिंग से कम नहीं है। तभी अध्या का फोन बजा। अध्या ने अपने फोन को देखा और कॉल पर शो हो रहे नाम को देखकर अध्या गुस्से से भर गई। वहीं नील कंफ्यूजन में अध्या को देखने लगा। किसका फोन आया है अध्या के नंबर पर, और आखिर किसे ढूंढ रहा है त्रिजल? जानने के लिए पढ़िए बेदर्दी से प्यार। इतिहास गवाह है, एक पुलिस क्रिमिनल को कैद में डालता है, लेकिन क्या हो जब एक क्रिमिनल ही एक पुलिस को अपनी कैद में डाल दे तो? एक 21 साल की लड़की जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर किया था और बनी थी एक पुलिस ऑफिसर, जिसे दिया जाता है एक ऐसा टास्क जिसे पूरा करने में वो लड़की अपनी इज्जत तक गवा बैठती है, एक ऐसे सनकी पागल इंसान के हाथों जो क्रिमिनल की दुनिया का बेताज बादशाह था। कौन सा ऐसा टास्क दिया गया उस पुलिस ऑफिसर को? अध्या को गुस्से में देख नील को कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उसने फोन की तरफ देखा तो उसे सब बात समझ आ गई। अध्या ने गुस्से के साथ कॉल पिक किया और बोली, अब क्या चाहिए तुम्हें? मुझे कॉल क्यों किया है? उधर से नितारा की हंसने की आवाज आए और बोली, दिया आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपकी छोटी बहन ने कितने प्यार से आपके पास फोन किया है, आपको तो खुश होना चाहिए। अध्या अपने दांत पीसते हुए बोली, तुम जैसी छोटी बहन अगर हो तो मुझे दुश्मनों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए अब ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप बताओ कॉल क्यों किया है। नितारा ने फिर कहा, दी एक्चुअली मैं आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाह रही थी। गुड न्यूज़ सुनते ही अध्या के एक्सप्रेशन चेंज होने लगे। वो सख्ती से बोली, मुझे तुम्हारी गुड न्यूज़ सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आइंदा से मुझे फ़ोन मत करना। मुझे तुम लोगों के नामों जिक्र से भी नफरत है। ये कह अध्या कॉल कट करने को हुई, लेकिन नितारा ने जल्दी से कहा, अरे दी, आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? पहले सुन तो लो। मान लिया मैं आपकी बुरी बहन हूँ, लेकिन आप तो मेरी अच्छी बहन हो ना।
आप जरूर मेरी इस गुड न्यूज़ से खुश होंगी और मेरी गुड न्यूज़ ये है कि 3 दिन बाद मेरी सगाई होने वाली है और आप तो जानती है ना मेरी सगाई राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे से हो रही है। तो मैं आपको अपनी सगाई में इनवाइट कर रही हूँ। अगर आप वहाँ आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अद्या के चेहरे के सारे एक्सप्रेशन गायब हो गए। कॉल स्पीकर पर होने की वजह से नील भी ये सारी बातें सुन रहा था। नील ने पंछी को ऑलरेडी खेलने के लिए भेज दिया था। अद्या ने नील की तरफ देखा तो नील ने उसे आंखों से ही शांत रहने का इशारा किया और उसे हाँ बोलने को कहा। अद्या ये देख अपना सिर ना में हिलाने लगी तो नील ने उसे फोर्स किया। अद्या ने आखिर में कहा, अगर तुम मुझे इनवाइट कर रही हो तो मैं जरूर आऊंगी तुम्हारी सगाई में। नितारा इतराते हुए बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी जल्दी मान जाओगे, लेकिन अगर आप मान गए हो तो टाइम पर आ जाना, वरना वहां आपको सिर्फ नौकरों की तरह झूठी प्लेट्स उठाने को मिलेंगे। वैसे आपको तो नौकरों वाले काम करने की आदत है, पहले आप यही तो किया करती थी, तो इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। नितारा ने इंसल्टिंग वे में कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। अद्या अपने दांत पीसते हुए नील से बोली, नील देखा ना तुमने, और तुमने मुझसे हाँ कहने को क्यों कहा? तुम जानते हो ना कि नितारा सिर्फ मेरी इंसल्ट करने के लिए मुझे अपनी सगाई में बुला रही है। वो सिर्फ दिखाना चाहती है कि वो कितने रईस खानदान में शादी कर रही है, और तुम्हें पता है कि मैं इस वक्त इन सब से दूर रहना चाहती हूँ और सिर्फ अपनी माँ की जमीन को वापस लेने के लिए प्लान बनाना चाहती हूँ। फिर तुमने ऐसा क्यों किया? अद्या को इतने गुस्से में देख नील ने उसे कंधे से पकड़ा और उसे शांत कराते हुए बोला, अद्या जस्ट काम डाउन। तुम्हें क्या लगता है नितारा ने तुम्हें किस पर्पज से कॉल किया होगा? अद्या चिढ़कर बोली, उसका पर्पज साफ है, वो सिर्फ मुझे जलाना चाहती है। वो सिर्फ मेरे आगे राजपूत खानदान में शादी होने के लिए शो ऑफ करना चाहती है। दैट्स इट, नील ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तुम्हें ये बात पता है तो तुम इतनी हाइपर क्यों हो रही हो? तुम्हें तो इस बात का फायदा उठाना चाहिए। अद्या ना समझी में बोली, तुम ये क्या बोल रहे हो? इसमें मैं कौन सा फायदा उठा सकती हूँ? बल्कि अगर मैं उनकी सगाई में गई और गलती से मैं त्रिजल राजपूत की आंखों के सामने आ गई तो कहीं वो मुझे वापस से परेशान करना ना शुरू कर दे। मैं तो अभी उससे दूर ही रहना चाहती हूँ। नील ने अद्या को समझाते हुए कहा, अद्या तुम मेरी बात नहीं समझ रही हो। अगर नितारा ने तुम्हें आगे बढ़कर खुद से इनवाइट किया है तो ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा चांस होगा उसकी सगाई उसी वक्त तुड़वाने के लिए, क्योंकि हमें उसकी शादी को भी तुड़वाना है ना। तभी तुम अपनी माँ की जमीन को वापस ले पाओगी और अपनी आंखों से वहां सब कुछ देख पाओगी कि नितारा जितना कह रही है वो किस हद तक सही है। नील की ये बातें सुन अद्या शांत हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, यू आर राइट नील, मेरे लिए ये बहुत अच्छा मौका है। मैं इसे अपने हाथ से नहीं गंवाऊंगी, और जब मुझे ऑलरेडी पता है कि नितारा मेरे आगे शो ऑफ कर रही है तो मुझे उससे इतना चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि इन सभी बातों का फायदा उठाना चाहिए। नील ने कहा, दैट्स अ स्पिरिट, और अब तुम अपना मूड ठीक करो, हम बाहर डिनर के लिए चल रहे हैं। अद्या ने फिर अपना सिर हिलाया और पंछी को लेकर नील के साथ रेस्टोरेंट निकल गई। दूसरी तरफ साहनी विला में नितारा ने जब कॉल कट किया तो उसके पीछे उसकी माँ खड़ी थी। अपनी माँ को देखकर नितारा मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप यहाँ? नीति गुस्से से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है नितारा। नितारा कंफ्यूजन में बोली, मॉम व्हाट हैपन? मैंने ऐसा क्या कर दिया? नीति ने गुस्से के साथ उसकी बाजू को पकड़कर बोली, तुम उस बच्चलन लड़की को अपनी सगाई में बुला रही हो, तुम्हें पता है ना कि सालों पहले क्या हुआ था, और अगर वो वापस से हमारी जिंदगी में आने की कोशिश करेगी तो हमारे सिर पर एक बार फिर से उसका बोझ आ जाएगा। मैं तो चाहती हूँ कि वो हम सबसे जितना मर्जी हो उतना दूर रहे, और तुम उसे अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए इनवाइट कर रही हो। अपनी माँ की बात सुनकर नितारा शैतानी तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, मॉम आप भी ना। आप मुझे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। मुझे लगा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। अपनी बेटी को इस तरह देख नीति कुछ समझ नहीं पाए और बोली, नितारा क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? आखिर तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? क्यों उस कर्मजली को वापस हमारी जिंदगी में लाने की कोशिश कर रही हो? तुम्हें पता है ना, अगर वो गलती से भी उसकी आंखों के सामने आई तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। हमने उस इंसान के सामने कितने मुश्किल से उस लड़की की सच्चाई छुपाई थी, वरना आज शायद वो उस तक पहुंच गया होता और तुम कभी उसकी ना हो पाती। ये सुन नितारा रिलैक्सिंग वे में बोली, कूल मॉम, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बल्कि मैं उसके सामने ही अपनी प्यारी अद्या दी को एक्सपोज कर दूंगी, और जहां बात रही उन्हें बुलाने की, तो मैंने जानबूझकर उसे इनवाइट किया है। आखिर वो भी तो देखे कि मेरी शादी राजपूत खानदान में हो रही है, और राजपूत खानदान के सबसे बड़े बेटे से, जिसके साथ पूरे मुंबई की लड़कियां शादी करने के सपने देखती है।
आखिर में वो मेरा होने जा रहा है, मैं उसे दिखाना चाहती हूँ। ये सुन, नीति ना समझी में बोली, आखिर क्या दिखाना चाहती हो तुम? नितारा इस बार गुस्से से बोली, क्योंकि सालों पहले जब हम कॉलेज में थे तो उस अध्या ने मेरे त्रिजल को किस करने की कोशिश की थी और अब मैं उसे दिखाना चाहती हूँ कि वो सिर्फ किस ही कर सकती है, बाकी त्रिजल की पूरी बॉडी पर मेरा हक है और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरा और मैं उसकी होने जा रही हूँ। नितारा की आंखों के सामने 3 साल पहले का वो सीन आने लगा जब अध्या ने रैगिंग के चलते त्रिजल को किस किया था। उस वक्त नितारा को बहुत जलन हुई थी और उसी पल से नितारा त्रिजल को चाहने लगी थी। वो त्रिजल को पाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन काफी वक्त तक ऐसा कुछ नहीं हो पाया था। लेकिन अब जब उसकी त्रिजल के साथ सगाई होने जा रही थी, तब वो अध्या को जलाने का एक भी मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। जब नीति ने उसकी ये बात सुनी तब वो शांत हुई और मुस्कुराते हुए बोली, मानना पड़ेगा बेटा, तुम मेरी तरह ही बिल्कुल शातिर तरीके से चीज़ों को सोचती हो, वरना तुम्हारे बाप से तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। अगर तुम्हारे बाप का बस चले तो वो आज ही उस जमीन को उस कर्मजली को सौंप दे। नितारा मुस्कुराते हुए बोली, थैंक्स तो मुझे आपको बोलना चाहिए मॉम, क्योंकि आपकी वजह से ही तो मेरी शादी राजपूत खानदान में हो रही है। अगर आपने इतनी प्लानिंग ना की होती तो आज शायद ही मैं राजपूत खानदान तक जा पाती, सो थैंक यू सो मच। कहते हुए उसने प्यार से अपनी माँ को हक कर लिया। नीति ने भी अपनी बेटी को गले से लगा लिया। इधर दूसरी तरफ रात का वक्त, होटल प्लाजा होटल के प्राइवेट एरिया में अध्या, नील और पंछी के साथ मौजूद थी। अध्या पंछी को अपने हाथों से डिनर करा रही थी और पंछी नील से बातें करते हुए डिनर कर रही थी। नील उससे प्यार से बोला, बेटा आप डिनर कर लो, फिर मैं आपके लिए आइसक्रीम ऑर्डर करता हूँ। पंछी जल्दी जल्दी डिनर करने लगी। ये देख, अध्या उसे घूरते हुए बोली, पंछी धीरे से खाओ बेटा, इतनी भी जल्दी क्या आइसक्रीम खाने की, और मैंने सिर्फ आज के लिए ही परमिशन दी है, इसके बाद आपको आइसक्रीम नहीं मिलेगी। ये सुन, क्यूट सी पंछी ने बड़ा सा पाउच बना लिया, जिसे देख नील हंसने लगा और फिर वो अपनी जगह से उठते हुए बोला, मैं अपनी पंछी के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, तुम उसे डांटना मत। वो वहां से चला गया। पंछी ने मुंह फुलाते हुए अध्या से मुंह फेर लिया। तभी उसकी नज़र एक कपल और बच्ची पर गई। वो बच्ची उसी की उम्र की थी और इस वक्त वो अपने डैडी की गोद में थी और अपने डैडी से कुछ जिद कर रही थी और उसके डैडी प्यार से उसे समझा रहे थे। उन दोनों को देखकर पंछी का छोटा सा फेस मायूस हो गया। वो अध्या की तरफ मुड़ी और मासूमियत से बोली, मम्मा मेरे डैडा कहाँ है? वो पंछी से कब मिलेंगे? उसके ये शब्द सुन अध्या के हाथ रुक गए। उसने पंछी की तरफ देखा। पंछी की सिल्वर आईज से मोटे मोटे आंसू अब किसी भी वक्त उसके पफी चीक्स पर गिरने वाले थे। अध्या का दिल पसीज गया। उसने तुरंत पंछी के फूल से चेहरे को अपने हाथों में भरा और बोली, बेबी मैंने आपसे कहा था ना कि आप मुझसे अपने डैड के बारे में अभी नहीं पूछोगे। पंछी अपना छोटा सा सिरना में हिलाते हुए बोली, नहीं मम्मा, मुझे अपने डैडा के बारे में जानना है। उस गर्ल को देखो, वो अपने डैडा की गोद में कितनी खुश है। मुझे भी अपने डैडा की याद आती है। आपने बोला था कि हम जब इंडिया वापस जाएंगे तो आप मुझे मेरे डैडा ला कल देंगी, लेकिन अभी तक आपने मुझसे मेरे डैडा को नहीं मिलाया। आई एम एंग्री मम्मा। ये कह पंछी ने अध्या से अपना मुंह मोड़ लिया। अध्या ये सुन हेल्पलेस महसूस करते हुए मन में बोली, पंछी जैसे जैसे समझदार हो रही है, अपने डैड से मिलने की जिद कर रही है। कितनी मुश्किल से मैंने लंदन में इसे समझाया था, लेकिन ये एक बार फिर से उस इंसान से मिलने की जिद कर रही है जिसने सालों पहले मेरे साथ जबरदस्ती की थी। आखिर मैं कैसे उस इंसान को अपनी बेटी का डैड बना दूं, जो एक लड़की की इज्जत को लूट चुका है। मुझे नफरत है उस इंसान से। उस इंसान ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। मैं अपनी बेटी पर उस इंसान की परछाई भी नहीं पड़ने दूंगी। पर पंछी को मैं कैसे समझाऊं? ये सेंसिटिव और साथ में बहुत जिद्दी भी है। अध्या पंछी को देखने लगी। पंछी बहुत जिद्दी थी। हालांकि अध्या इतनी जिद्दी नहीं थी, इसलिए उसे कभी कभी संभाल पाना बहुत मुश्किल होता था। अध्या समझ नहीं पाती थी कि ये किस पर गई है। अध्या ने किसी तरह खुद को संभाला और फिर मुस्कुराते हुए बोली, पंछी बेबी, आपकी मम्मा ने आपसे झूठ नहीं बोला था। वो जरूर आपको आपके डैड से मिलवाएंगी, लेकिन अभी आपको जल्दी से बड़ा होना होगा, तभी आप अपने डैडा से मिल सकते हो। ये सुन मासूम पंछी नासमझी में पाउट करके बोली, क्या जब मैं बली हो जाऊंगी तो मेरे डैडा मुझसे मिलने आएंगे? इसके जवाब में अध्या अपना सिर झूठे हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ बेबी, आप जब बड़े हो जाओगे तब आपके डैडी आपसे जरूर मिलने आएंगे, इसलिए अभी आप उनसे मिलने की जिद छोड़ो और अपनी मम्मा और नील अंकल के साथ रहो। ये सुन तभी पंछी एक्साइटमेंट के साथ बोली, तो मम्मा आप नील अंकल को ही मेरे डैडा क्यों नहीं बना देते?
नील अंकल तो मेरे साथ ही रहते हैं और फिर वो मेरे डेडा बन जाएंगे, हम दोनों बहुत मस्ती करेंगे। जैसे ही पंछी ने ये कहा उसके पीछे मौजूद नील जो आइसक्रीम लेकर आ रहा था, उसके कदम अपनी जगह रुक गए। वो एकटक अद्या को देखने लगा। अद्या ये सुन बहुत अनकंफर्टेबल हो गई। उसके लिए नील उसका सिर्फ दोस्त था। उसने कभी नील को लेकर ऐसी बातें नहीं सोची थी। अभी वो कुछ जवाब देती तभी उसकी नज़र नील की नज़रों से जा मिली। अद्या का चेहरा लाल हो गया। वो तुरंत नील से नज़र फेरते हुए बोली, पंछी बेटा आपने डिनर कर लिया है, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। ये कह अद्या जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हो गई। पंछी पाउट करते हुए बोली, पर मम्मा आपने अभी तक मेरी बातों का रिप्लाई नहीं किया। अद्या पंछी के सवालों से बचते हुए नील को देखकर बोली, बेबी देखो नील अंकल आपके लिए आइसक्रीम लेकर आ गए। जाओ जाकर अपनी आइसक्रीम खाओ, फिर हम घर चलते हैं। पंछी ने आइसक्रीम का नाम सुना तो वो खुशी से नील की तरफ मुड़ी और जल्दी से उसने नील के हाथों से आइसक्रीम ले ली। नील अद्या को देखकर हल्की स्माइल के साथ बोला, अद्या तुम्हें अनकंफर्टेबल होने की जरूरत नहीं है। वो बच्ची है, कुछ भी कहती रहती है। यू डोंट वरी। ये सुन अद्या रिलैक्स हुई और धीरे से बोली, प्लीज नील पंछी की बातों को दिल से मत लगाना। ये बहुत शरारती हो रही है, कुछ भी बोल देती है। मैं इसे समझाऊंगी। नील मुस्कुराया और पंछी आइसक्रीम खाने लगी। इधर राजपूत महल, उस बड़े से आलीशान महल के बाहर एक लंबी काली कार आकर रुकी। गार्ड ने तुरंत उस कार का गेट ओपन किया और त्रिजल अपने कोट की बटन खोलते हुए अपने तेज कदमों से अंदर की तरफ बढ़ा। त्रिजल के फेस पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने महल के अंदर कदम रखा तो सामने मौजूद इंसान को देख उसके कदम अपनी जगह रुक गए और उसके चेहरे के एक्सप्रेशन सख्त हो गए। किसने देखा त्रिजल को? किस इंसान के बारे में नितारा और नीति बात कर रही थी? क्या अद्या को पता चलेगा कि कौन है आखिर पंछी का डेडा?